भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के आईने की वीडियो का फोकस भारत की ये तस्वीर बदलनी होगी पार्ट 4। जी हाँ, पार्ट 4। ये पार्ट 4 इसलिए शायद आगे भी ये पार्ट बनते रहेंगे। भारत की ये तस्वीर बदलनी होगी। दोस्तों, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हम कई काला पानी देख चुके हैं और निरंतर देखते आ रहे हैं। भारत की तस्वीर जो आज़ादी से पहले थी वही आज है। इसलिए भारत की ये तस्वीर बदलनी होगी। मुझे वीडियो बनाने के लिए देश की जनता को एकत्र और इकट्ठा और एकजुट होने के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और ये हर एक भारतीय का फ़र्ज़ है कि देश को जोड़े, देश की अखंडता, देश की एकता, देश के चरित्र और देश का एजुकेट्स, देश के जो हम मूलभूति सब संसाधनों को, क्रियाकलापों को भूल चुके हैं, भुला चुके हैं, उनको एकजुटता से आगे लाने की आज ज़रूरत है। हम पीछे मुड़कर इतिहास की ओर देखें, आज तक मैं साफ तौर पे कहूँगा हम वहीं खड़े हैं जहां आज़ादी से पहले खड़े थे। दोस्तों, बहुत दुखी मन से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम इतने काला पानी देखने के बाद, इतनी घटनाओं से चिर परिचित होते हुए, सड़क से लेकर संसद तक हम सिर्फ मारधार, गुंडागर्दी, तोड़ फोड़, ये दंगे फसाद, इन सब घटनाओं से आज भी जूझ रहे हैं। इससे सबक सीखने को तैयार नहीं। सरकारें पीछे ऐसी रहीं। अलबत्ता 2014 के बाद कुछ अच्छी सरकारें देश में आ गई, काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस उसने की। हर विषय पर, हर स्टेज पर उसने बहुत अच्छी विजय प्राप्ति की, जैसा कि आप सब इस बात को देख रहे हैं। डिफेंस में देख लीजिए, कारोबार में देख लीजिए, साइंस में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए। हर क्षेत्र में आज हम बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा चुके हैं। और ये सब मुझे कहने में कुरेज नहीं, ये सिर्फ एक अच्छी सरकार की मौजूदगी में ही सब संभव है। लेकिन फिर भी मैं ये कहने को मजबूर हूँ कि आज भी हम उसी 16वीं और आज़ादी से पहले जो हम जीवन जी रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पहनावा ही बदला है। बाकी सब घटनाएं जो कि त्यों वैसे की वैसी हैं। हमें ज़रा भी बदलाव नहीं आया। हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ गंदगी और चारों तरफ इस घटनाओं के अलावा हम सड़क पर, बाहर, अपने घर से बाहर कहीं सुख शांति या डिसिप्लिन या सिस्टम का कोई बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने नहीं है। वही सब चल रहा है। चारों ओर से हमारे बॉर्डर खुले हुए हैं, बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल की खुली छूट है। ममता बैठी है वहाँ, हाँ जी, जनसंख्या को बढ़ा रही है, अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। यही सब कुछ इस देश में चलता आया है। मैं किन किन घटनाओं का जिक्र करूं? ये इस देश की सरकारें तो ऐसी रही। मैं इंदिरा गांधी की बात कर रहा हूँ, सोनिया की बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ, जिसने अपने ही जनता पर मिजोरम में 1976 में एयर स्ट्राइक करवाई। क्या आप मान सकते हो इस बात को? कई तो नागरिक इस बातों को जानते ही नहीं होंगे। ये आप देख लीजिए, 1976 में मिजोरम में एयर स्ट्राइक करवाई इंदिरा जी ने। क्यों करवाई, कैसे करवाई, किन हालतों में करवाई, वो एक बात की लंबी कहानी है। लेकिन बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक हम सभ्य बनने का सबूत अपने आप को या विदेश में
विदेशी लोगों को या उन कंट्रियों को देंगे और असभ्य ही बने रहेंगे। आज हम इतने आज़ादी के इतने सालों बाद भी वहीं खड़े हैं, 1 इंच भी उधर इधर नहीं हुए। उल्टा ये तस्वीर और ज़्यादा घृणित हो रही, जितने हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं ये तस्वीर उतनी ही ज़्यादा घृणित होती जा रही है। हमारे देश में से प्रजातंत्र, मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि बहुत अच्छी प्रणाली है, बशर्ते उसका दुरुपयोग ना किया जाए। लेकिन हमारे देश के कुछ नेताओं ने ये कसम खा रखी है कि परिवारवाद चलाना है, अपने परिवारों को आगे बनाना है। 10, 12, 15 परिवार आप सब जानते हो, ये गांधी परिवार की ही देन है। इनके ऐसे ऐसे कारनामे जो कि आप सबको भली भांति पता है, पर एक आम नागरिक इतना दुखी है अपने देश की हर एक व्यवस्था से। सड़क से लेकर संसद तक तो मैं कह चुका हूँ कई बार, आप किसी भी ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स कि जब आपका आमना सामना होता है तो मैं साफ तौर पर कहूँगा हम सबको जेबें ढीली करनी पड़ती हैं। क्या इन्हीं सपनों को देख कर के हमने देश को आज़ाद करवाया था या लाखों की कुर्बानियाँ दी थी? ये बातें, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही ऐसा कह रहा हूँ, बहुत से लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो इन बातों को मानते हैं और बातें करते भी हैं, यूट्यूब पे भी करते हैं। बहुत से ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो देशभक्त हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं, वास्तव में इस देश को भला चाहते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी एक नाम है, DK गुप्ता साहब, वो भी एडवोकेट हैं, काफ़ी अच्छे विचार उनके देश के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने 999 के चक्कर से बाहर ही नहीं आना चाहते, या उन सब घटनाओं को, उन सब तूफ़ानों को जो कि आने वाले हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अपने दरवाजे, अपनी दहलीज पे उसको देखना चाहते हैं। अरे नूह में हुआ, हरियाणा में हुआ तो क्या बात, मणिपुर में हुआ तो क्या बात, पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो क्या बात, कांग्रेस की गहलोत सरकार वहाँ राजस्थान में हो रहा है तो क्या बात। हमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम तो अब सुरक्षित बैठे हैं शहरों में, देश की राजधानियों में। शायद मैं देश के हर एक नागरिक से आग्रह करता हूँ, भारत की ये तस्वीर बदलने के लिए जागरूक हो जाइए, आगे आइए। 1860 से लेकर 1950 तक जो इन तानाशाही सरकारों ने कानून बनाए वो एक तरफा थे, एक विशेष समुदाय को लाभ पहुँचाने के हित में थे। अगर साफ तौर पर कहूँ तो एक मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदलने की उनकी ख्वाहिश थी। क्या आपको याद नहीं, इंदिरा ने नसबंदी लगवाई थी? क्यों? वो नसबंदी सिर्फ हिंदुओं पर, ब्यूरोक्रेसी के उन नौकरशाही लोगों पर, मुस्लिमों पर तो ये बिल्कुल लागू नहीं थी, ताकि हमारी जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, उनकी संख्या बढ़ जाए। शायद इसलिए। क्या ये सबूत आपको मिल नहीं रहे? क्या ये इतना काफ़ी नहीं है? कश्मीर से हिंदुओं को मार काट के भगा दिया गया, जो पहले पूरा हिंदुत्व लोग वहाँ रहते थे, कश्मीरी पंडित रहते थे वहाँ, कहाँ से पैदा हो गए इतने मुस्लिम से मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम, लेकिन ये सब हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं, देश में भी हैं और देश के बाहर तो बैठे ही हैं। चीन है, पाकिस्तान है, अरबी कंट्रियाँ हैं और क्रिश्चियनिटी हैं, जो लोग इस देश की ज्योग्राफी को बदलना चाहते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हम कब तक ऐसे इन अंधे कानूनों के सहारे ज़िंदा रह पाएंगे? दोस्तों, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ आपको, हमें जागने की ज़रूरत है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस देश के घटिया कानूनों को बदलवाने के लिए हमें जोर लगाना है, जो कि हम नहीं लगा रहे। मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने के लिए हम सड़कों पे उतरते हैं
विपक्ष के कहने पर, लेकिन एक अच्छा कानून जिससे देश का, समाज का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भला हो सकता है, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। उसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है। हमारे पास टाइम है सिर्फ गंदगी देखने के लिए। इस YouTube और Facebook में इतनी गंदगी देशों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, और बाहर से तो जो माशाअल्लाह है ही, आप सब जानते हो। लेकिन दोस्तों, इस पर ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज अगर हमने इस पर ब्रेक नहीं लगाई तो कल तूफ़ान हमारे दहलीज पे होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आज ही की घटना की बात है, आजकल की घटना की बात है। नूह, जो कि हरियाणा में, मेवात में, जहाँ की लठधारी हमारे जाट भाई रहते हैं, वहाँ सब इतनी शोभा यात्रा पर मारधाड़ हुई, कत्लेआम हुआ। क्या सरकारें आपको बचाने आई या उन लोगों को बचा सकी जो कि अपनी जान दे चुके हैं? क्या बचा सकी? या कल को आपके दरवाजे के, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में सब कुछ होगा, आपके ऊपर होगा एक ख़ास मेजॉरिटी के द्वारा, तो आप ये सरकारों का मुंह देखते रह जाएंगे या उनका इंतज़ार करेंगे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमने किसी गलत तरह की तहज़ीब को अपनाना है। मैं क्या क्या कहूँ, हम सब लोग आंखें मीच कर लंबी नहरी निंद्रा में सोए पड़े हैं। हमें जगाने वाला कोई राम या कृष्ण शायद आए। ऐसी मनोकामना या ऐसा सपना देखना छोड़ दो लोग, मेरे भाइयों। ये सपना देखना छोड़ दो, कोई आएगा हमको बचाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद हमें खुद जाग जाना चाहिए। किस तरह से हमारे बॉर्डरों से रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये लोग आ रहे हैं, और सन 80 के बाद तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लाखों करोड़ों लोग यहाँ की राशन कार्ड, आधार कार्ड और जन सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। और कमाई किसकी है? कमाई हम सब मिडिल क्लास लोग जो इस देश में रहते हैं, जो पूंजीपति हैं, जो कारोबारी हैं, हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेड हैं, उनकी कमाई, हम सब की कमाई वो पानी में जा रही है। देश तोड़ने की हिदायतों पर अमल की जा रही है। और जितने भी ये NGO, तेरे मेरे घर में, गली गली में NGO बने हैं, मैं सरकार से फिर दोबारा हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे विपक्ष का कितना भी मुकाबला करना पड़े, कितनी ही इनकी बातें बतानी सुननी पड़े, इन कानूनों को और इन NGO को और धर्म मंत्रालयों को, जनसंख्या कंट्रोल पर, इन सब पर सख्त कानून लाए सरकार। पूरे देश में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि पंजाब का व्यक्ति जाके तमिलनाडु में काम कर सके, तमिलनाडु का आदमी, एक नागरिक आके राजस्थान में उसको जॉब मिल सके। ऐसा होना चाहिए। हर क्षेत्रीय भाषाएं बेशक अलग हों, हमें अपनाई हैं, अपना भी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा जो है उसको सबसे ऊपर रखते हुए इस देश की एकता, अखंडता को एक मूल मंत्र में पिरो कर ये देश चले, और इसकी आज ज़रूरत है। मैं ये सब बातें सिर्फ देश प्रेम के हित में, देश प्रेम से आहित होकर ये बातें आप सबके आगे रखकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे किसी प्रकार का लालच नहीं है। मैं ये चाहता हूँ मेरी उम्र के लोग जो आज 60 से ऊपर हैं, जिनकी इसकी चौथी पाँचवीं पीढ़ी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाली चौथी पाँचवीं पीढ़ी को वो कौन सा भारत और कैसा भारत दे के जाएंगे? ये भ्रष्टाचारी भारत जहाँ गली गली में सफ़ेदी ओढ़ के नेता हाथ जोड़कर भीख मांगकर हमारी मत ले जाते हैं, मत मार जाते हैं, मत ले जाते हैं, यानी कि वोट ले जाते हैं। उसके बाद सड़क से लेके संसद तक सिवाय गंदगी, तोड़ फोड़, मार धाड़, इसके सिवाय आज तक हमें इन नेताओं ने दिया क्या है? देश आंखें मीच के लंबी नींद सो रहा है। एक बात मैं बहुत ज़रूरी से कहूँगा, जबकि इस देश में कानून व्यवस्था
और कानून, न्यायालय, कोर्ट, सीबीआई, ये तमाम तरह की एजेंसियां इस देश में हैं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं। सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई कुछ चाहता भी है तो सबसे पहले तो हमारे ये विपक्ष, जो कि एक अच्छे कानून को बनने के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्ष नहीं चाहता कि एक अच्छी सरकार देश में चले, जो कि देश में अच्छे कानून, देश की उन्नति और व्यवस्थाओं को सुसंगठित कर सके, ऐसा बने। हर एक नागरिक का एक वोटर कार्ड के आधार पर उसको सुविधाएं की उपलब्धियां हों, आधार डुप्लीकेट ना बने, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हर देश में हर प्रांत में डुप्लीकेट आधार बन रहे हैं और बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का आगमन हो रहा है। ये लोग हमारे देश धरती पे बैठ कर भारत माता को बोझ बने हुए हैं और हम सब भारतीयों को असुविधाएं, रोज़ घृणित असुविधाओं से घिरना पड़ रहा है। अभी हाल ही में लोनी में बहुत कुछ हुआ, लोनी ये गाज़ियाबाद। तो हम कब जागेंगे? मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं कि हमारा एक हिंदुस्तानी भाई खड़ा हो जाए, जाग जाए। जागने का मतलब मैं कोई लड़ाई दंगा या प्रसाद करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सरकार के कान ऐंठने की बात कर रहा हूँ। सरकार के कान ऐंठे और सख्त से सख्त कानून पार्लियामेंट में पास हों। विपक्ष अगर वॉकआउट करता है, बेशक जाए। संसद सदस्य और विधानसभा पार्लियामेंट के अध्यक्ष महोदय से भी मेरी प्रार्थना है, विपक्ष बेशक वॉकआउट कर जाए, कानून प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए, संसदीय प्रणाली नहीं रुकनी चाहिए। जो सत्ता में बैठे हैं वो भी तो देश के कर्णधीन हैं, देश के नागरिक हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जनता ने वहाँ भेजे हैं। तो उनका आदर रखते हुए जो विपक्ष कानूनों को नहीं मानता, बात नहीं सुनता, कानूनों पर बहस नहीं करता, हल्ला गुल्ला करता है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों हम कब तक झेलते रहेंगे? कब तक इन सच्चाइयों से मुंह मोड़ेंगे? टीवी डिबेटों पर जो हम लोग अपने घरों में बैठकर बहस देख रहे हैं, उनका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। ये चापलूस लोग अपने अपने धर्मों के आधार पर देश का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं। कभी भी ये इस बात को मुंह से कहते ही नहीं कि सरकार सख्त कानून लाए, उनका विरोध करे, ऐसा कुछ नहीं कहते। उल्टा ये कहते ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं होता करके तो देश की ज्योग्राफी बदल गई है। डेमोक्रेसी बदल गई है, देश की ज्योग्राफी बदल गई है। जहाँ देखो भीड़ तंत्र है। हम सिर्फ आज अपने घर में ही सुरक्षित हैं, सड़कों पे, बाज़ारों पे कहीं चले जाओ, भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ हर तीसरा आदमी ये कहता है कारोबार नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। अरे काम को रोते हो, जो भूतपूर्व और बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए, उनको बतियाने के लिए, उन पर बहस करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, ना संसद में, ना आम जनता को। एक आदमी जो गरीब है वो वैसे गरीब है, अपने घर से मजबूर है, वो तो बहस उनको इस बातों से क्या लेना देना। जो अमीर है, जो खाता पीता के कारोबार चल रहे हैं, उसको 12 घंटे का फुर्सत ही नहीं है। तो मुझे आप ये बताओ, तो देश के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि विपक्ष तो सोचने से रहा, वो तो यही चाहता है कि बनी बनाई सरकार को नीचे लाओ और कुर्सियां संभालो। लाखों अरबों करोड़ों की संपत्तियां ये 10-15 परिवार जो घेर के बैठे हैं, तो सरकार एक्शन नहीं लेती क्योंकि देश खड़ा नहीं हो रहा। देश खड़ा हो जाए तो कई देशों में आपने देखा होगा मेडिकल फैसिलिटी जो है, सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फ्री है। अब क्यों है वहाँ फ्री? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। हम भ्रष्टाचार का खाता कभी खोलते ही नहीं। संसद में जो बिल आते हैं उनको नहीं पास होने देते। कभी विपक्ष ने
इन बातों से बढ़कर बेरोजगारी, महंगाई और भाईचारा, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोया हुआ बीज आज तक चल रहा है। इसने भी लाल किले पे खड़े होकर या संसद में खड़े होकर इसके आगे बढ़ा ही नहीं ये बंदा। महंगाई, बेरोजगारी, ये हिंदुस्तानी काम नहीं करते। अरे लानत है तेरे पे, हिंदुस्तानी काम नहीं करते। विदेशों में जाके देखो, हिंदुस्तानियों ने झंडे गाड़ रखे हैं और ये जवाहरलाल कहता है कि तुम काम नहीं करते। इनकी वीडियो सुनो, इसके बारे में इसकी सच्चाइयाँ निकालो। इस परिवार ने देश को लूटा है। मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लंगोटिया यार थे। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वो प्रधानमंत्री बन गया पाकिस्तान का, ये प्रधानमंत्री ज़बरदस्ती बन गया नेहरू, जो कि प्रजातंत्र प्रणाली का विरोध है, हनन है। इसके आगे जो इसने 1975-76 में इमरजेंसी लगाई इंदिरा ने, सारे देश की राजधानियों को इसने जेल खाने में तब्दील कर दिया। सभी विपक्ष को जेलों में ठूस दिया। खाली ठूस ही नहीं दिया, जो यातनाएं, 3rd डिग्री यातनाएं जो इन पर की गई, वो उन लोगों से पूछो जाके। मैंने एक उदाहरण तो आपको बताया था जो कि अखबार में आया था। असलियत दोस्तों इससे ज़्यादा, काले पानी से भी ज़्यादा घृणित है। हम कब जागेंगे? मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा और मैं तो ये भी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को आप शेयर करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वांट डू नॉट एनीथिंग। मुझे सिर्फ ये देश चाहिए कि मैं और मेरे जैसे ये लोग जो सीनियर सिटीजन हैं आज, अपनी 4th 5वीं पीढ़ी को कौन सा भारत, कैसा भारत देके जाएंगे। मैं जाते जाते एक उदाहरण मैं आपको इमरजेंसी का दे दिया, नसबंदी का दे दिया। एक उदाहरण और देता हूँ। ये 1946-47 की बात है, जबकि महात्मा गांधी बापूजी जिंदा थे। एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोहरावर्दी। नाम याद रखिएगा। ये सोहरावर्दी वो नीच आदमी था, वो घृणित आदमी था, जो पश्चिम बंगाल का मंत्री था, बाद में सीएम बना और उसने लाखों अरबों करोड़ों की संपत्ति को गैर कानूनी ढंग से हथियाया और वहाँ का सीएम, पश्चिम बंगाल का सीएम बना और लाखों हजारों की संख्या में हिंदुओं का अपने गुंडों से वध करवाया, कत्लेआम करवाया। उस टाइम गांधी जी जिंदा थे और गांधी जी हमें पाठ पढ़ाते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। यानी कि जो कुछ हो रहा है चुपचाप झेलते जाओ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे सामने कोई घृणित काम होता है, किसी महिला की इज्जत पे आँच आती है, तो मैं अपने घर में आके चुप के बैठ जाऊँ? क्योंकि गांधी जी तो बोल गए हैं कि बुरा ना कहो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। यानी कि उस महिला से दुर्गति जो हुई है, होने दो भाई। मैं इससे आगे आपको क्या कहूँ। 50,000 करोड़ रुपया इस जोहरावर्दी पर इनकम टैक्स का बकाया था। 1946 की बात है दोस्तों। आप ये सोचो कि उस वक़्त 1946-47 में जब 50,000 करोड़ इनकम टैक्स इस गद्दार के ऊपर बकाया था, जोहरावर्दी नाम याद रखिएगा, तो उसकी संपत्ति कितनी होगी। और ये जवाहरलाल नेहरू का यार था, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इनकम टैक्स इसका बचवा दिया, इनकम टैक्स वालों को दबा दिया और दबा के रखा, जो उसने भुगतान नहीं किया। और 49 में 1949 में 48-49 में सारी प्रॉपर्टी बेचकर ये जोहरावर्दी पाकिस्तान चला गया, वहाँ का मंत्री बना, फिर वहाँ का प्रधानमंत्री बना। इसमें से एक भी शब्द झूठ नहीं है दोस्तों। अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, अगर मैं ही अपना फ़र्ज़ नहीं निभाऊँगा, आने वाली पीढ़ियों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इतिहास जो बदल दिया गया, जिस पे मोहनों के मुगलिया सल्तनत के नाम दर्ज हैं और दर्ज करवा दिए गए, जो हटाए नहीं गए,
आप नया मकान लेते हो तो क्या पुराने मकान मालिक का नाम चलता है क्या? दोस्तों ज़रा बुद्धि से काम लो, आँखों में पानी भर लो और दिल से सोचो, नहीं तो आज फिर हम वही पाकिस्तान के हालात दोबारा इस देश में देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर हम नहीं जागे तो। हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ इस देश की सीमाओं को स्ट्रॉन्ग करना है, रोकना है। वहाँ किलेबंदी कर दी है, नो एंट्री का बोर्ड लगाना है वहाँ, जो कि नहीं लग सका आज तक। नेपाल के रास्ते से लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के रास्ते से आ रहे हैं, यूपी के बॉर्डर के रास्ते साथ में लोग आ रहे हैं। कितनी सरहद खुली हुई हैं और नेपाल की तरफ से तो खुला आशियाना खुला हुआ है, वेलकम है, आओ। ये सब व्यवस्थाएं हम देखते आ रहे हैं, आखिर इस पर ब्रेक कब लगेगी? मेरी वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होती, मेरे सुझाव ख़त्म नहीं होते। लेकिन देश है कि कानों में उंगली डाल के बैठा है। अरे एक अकेला मोदी जी क्या करेगा इस देश में? जब उनके लिए आप आगे जय हिंद का नारा लेके, वंदे मातरम का नारा लेके खड़े नहीं होंगे तो अकेला मोदी जी भी वहाँ पार्लियामेंट में क्या कर लेगा? विपक्ष को तो पहले भोंकने से फुर्सत नहीं है। जिंदाबाद मुर्दाबाद उल्टे सीधे कानून बना के इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है और आज भी हम गहरी नींदों में सोए पड़े हैं, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियाँ चाहते हैं। अब देख नहीं रहे दिल्ली में क्या किया, पंजाब का क्या हाल है, हरियाणा जब लठैत रहते हैं वहाँ ये सब घटना घटती है। तो दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा, आंखों में भर लो पानी, हमें सोचना पड़ेगा। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। देश की जनसंख्या सुरसा के मुंह की तरह ऐसे फैल गई है, 146-47 करोड़, वर्ल्ड में टॉप पर हो गए हैं हम। ये तो शुक्र करो कि अच्छी सरकार है, हमें खाने को रोटी मिल रही है इस देश में। अगर इस देश के संसाधनों को हमने लूटने से नहीं बचाया, इन घुसपैठियों को नहीं रोका, अपने कानून सख्त नहीं बनाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं किया, शिक्षा पूरे देश में एक शिक्षा होनी चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये मदरसे बंद होने चाहिए। और यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि मदरसों में फर्जी तौर पर लाखों रुपया गबन किया जा रहा है, फर्जी भर्ती करवा करके। फर्जी स्कूल नहीं है, बिल्डिंगें नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, वजीफे ले लेकर के लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम जागते ही नहीं। हमें अपने आप से फुर्सत ही नहीं है। हम फुर्सत तब होगी जब हमारे देश पे, हमारे घर के दरवाजे पर दंगाइयों की भीड़ खड़ी होगी, तब हम जागेंगे। अरे नूह में जहाँ लठैत रहते हैं वहाँ इतने आदमी मार दिए गए, कोई सरकार बचाने नहीं आई। हमारे पास क्या नहीं है? सीआरपी नहीं है, सेंट्रल एजेंसीज नहीं है, गुप्तचर एजेंसियाँ नहीं है, पुलिस नहीं है, क्या हथियार नहीं है, फौजी नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? फिर भी हमारे हिंदुस्तानी मरते जा रहे हैं, देश में बवंडर मचा हुआ है। कानूनों के नाम पर रद्दी की टोकरी डालने में कानून बना रखे हैं। जो गलतियां की उसको सुधारेगा कौन? दोस्तों मेरी वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन भारत की ये तस्वीर बदलने के लिए जिन जिन बातों, जिन जिन तथ्यों को मैंने उठाया है और जिन जिन नामों को मैंने बताया है और जिन जिन कानूनों का मैंने आपके आगे जिक्र किया है, आप इसका आह्वान करें अपने तरीके से। ये फ़ोन दुनिया मुट्ठी में है, आप कुछ भी करें, आप मैसेज करें, तार दें, चिट्ठियां डालें, प्रधानमंत्री को डालें, गृह मंत्री को डालें, माननीय राष्ट्रपति महोदय को डालें, अपने क्षेत्रीय सीएम को डालें, तभी तो कुछ होगा ना, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इस देश को कोई नहीं बचा सकेगा दोस्तों। ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार
और कांग्रेस ना होती, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, देश की तस्वीर आज कुछ और होती। भारत माता की जय। मैंने बहुत कुछ कहा, अगर मेरे इस द्वेष से, इस वाणी से अगर किसी भाई को कोई पीड़ा हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, ये दिल की आवाज़ है। इसके लिए हमने जागृत होना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।